आपके क्लास 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इसके टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को आज के इस सीरीज में डिस्कस किया जाएगा, जो कि पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। इससे आपके एमसीक्यू के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन जो 1 नंबर के आते हैं वह भी पूरी तरह से आपके तैयार हो जाएंगे। आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग नर जनन अंग कहलाता है। तो आपको जैसा कि पता हो कि पुंकेसर जो है ना, पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है, पुंकेसर का नर जनन भाग कहलाता है। और इस पुंकेसर में ही आपके क्या होते हैं, इस पुंकेसर में ही आपके होते हैं पराग कण होते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पुष्प का कौन सा भाग मादा जनन अंग कहलाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 2 है, कहता है कि परागकण किस संरचना में बनते हैं। तो आपका जो राइट जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा लघु बीजाणुधानी। अब इसके बारे में याद रखिएगा, अगर पूछता है लघु बीजाणुधानी कहां स्थित होती है, तो यह आपके कहां स्थित होती है, यह आपके पराग कोश के अंदर स्थित होती है, और जिसमें लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण क्या होते हैं, बनते हैं। अब अगले क्रम में अगर हम देखें आपके प्रश्न संख्या 3 को, तो प्रश्न संख्या 3 कहता है कि परागकण का बाहरी आवरण, परागकण का जो बाहरी आवरण है वह क्या कहलाता है। तो जो परागकण का बाहरी आवरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या कहलाता है, एक्साइन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्साइन कहलाता है। और एक्साइन स्प्लोरोपोलिनिन, क्या बताया हमने, स्पोरोपोलिनिन, स्प्लोरोपोलिनिन, इससे क्या होता है ना, से बना एक कठोर बाहरी आवरण होता है। तो यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 4 आपका है कि स्पोरोपोलिनिन का मुख्य गुण क्या है। तो स्पोरोपोलिनिन का जो मुख्य गुण है, हमने अभी बताया आपको कि यह बीज का बाहरी आवरण होता है। और आप जानते हैं कि बीज का बाहरी आवरण क्या होगा, जल में घुलनशील होगा क्या, ताकि जल में घुल जाए, नहीं। आसानी से नष्ट होने वाला है क्या, जो आसानी से नष्ट हो जाए वह है क्या, नहीं। आसानी से नष्ट हो जाएगा तब तो बीज अपने आप खत्म हो जाएगा। प्रोटीन युक्त ऐसा कुछ नहीं है। यह अत्यधिक प्रतिरोधी, यानी अत्यधिक क्या होता है, कठोर होता है बीज का बाहरी आवरण। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 5 है वह क्या कहता है, स्त्री जनन अंग को क्या कहते हैं। पुष्प के स्त्री जनन अंग को क्या कहते हैं। तो पुष्प के स्त्री जनन अंग को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर के अंदर क्या पाया जाता है, आपका अंडाशय पाया जाता है। इस चीज को आप क्या करेंगे, याद रखिएगा। स्त्री केसर जो है आपका मादा जनन अंग कहलाता है आपके पुष्प का। अब अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 6 है वह कहता है भ्रूण कोश किसमें पाया जाता है। तो भ्रूण कोश जो है ना, परागकण में तो आपका ये है नर जनन अंग है, अंडाशय आपका ये है मादा जनन अंग है, लेकिन जो इसका भ्रूण कोश है ना वह क्या है, बीजांड है। इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 7 है, सामान्य भ्रूण कोश में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो याद रखिएगा, सामान्य भ्रूण कोश में कुल 7 कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब अगले क्रम में अगर प्रश्न संख्या 8 देखें तो बोल रहा है कि द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है। तो द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 9 है, कहता है कि द्विनिषेचन में बनने वाला भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष कैसा होता है, तो त्रिगुणित होता है। इसको भी याद रखिएगा, कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 10 है, कहता है परागण का सही अर्थ क्या है। परागण का मतलब क्या होता है कि पराग कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी मादा जनन अंग तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो पराग कण का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब इसमें आपको अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 11 है, स्वपरागण का उदाहरण है। तो स्वपरागण का उदाहरण आपका क्या है, गेहूं है। गेहूं आपके स्वपरागण का उदाहरण है। अगर अगले क्रम में हम प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 कहता है कि परागण का मुख्य लाभ क्या है। परागण का जो मुख्य लाभ है वह क्या है। तो परागण का मुख्य लाभ शुद्धता नहीं है, बीज की संख्या नहीं है, निषेचन नहीं है, यह क्या है, आपकी विविधता है। विविधता, परागण से मुख्य लाभ क्या होता है, इससे विविधता आती है, देखने को मिलती है। 13वां प्रश्न है आपका कि पराग स्त्री केसर संकर्षण का अर्थ है। पराग
स्त्री केसर संकर्षण का अर्थ है, तो ये आपकी है अनुकूलता की जांच करना। क्या है? अनुकूलता की जांच करना, इसका क्या है अर्थ है। अब अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 14 कहता है निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होकर बनता है। तो निषेचन के बाद जो अंडाशय है वह परिवर्तित होकर के क्या बनता है? तो वह परिवर्तित होकर निश्चित तौर पर क्या बनता है? फल बनता है। इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 15 है कि असंग जनन का उदाहरण है। असंग जनन का उदाहरण आपका क्या है? असंग जनन का उदाहरण आपका सिट्रस है। क्या है? आपका सिट्रस है। सिट्रस असंग जनन में पाया जाता है। अब अगले क्रम में हम प्रश्न संख्या 16 की बात करें तो बहुभ्रूणता का क्या अर्थ है? तो बहुभ्रूणता का अर्थ जो है ना, एक बीज से अनेक भ्रूण, बहुभ्रूणता। बहु का मतलब होता है अनेक, यानी बहुत सारे। तो एक ही बीज से अनेक भ्रूण का निर्माण करना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्रम में अगर प्रश्न संख्या 17 को देखा जाए तो कहता है पराग नलिका किस भाग में प्रवेश करती है? पराग नलिका किस भाग से प्रवेश करती है? तो आपको माइक्रोपाइल से पराग नलिका क्या करती है? प्रवेश करती है। इस चीज को याद रखिएगा। क्रम में प्रश्न संख्या 18 जो है वह है कि भ्रूण कोश की सहायक कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो जो भ्रूण कोश की सहायक कोशिकाएं हैं ना, वह साइनरजीड कहलाती हैं। अब साइनरजीड क्या होता है? साइनरजीड कोशिकाएं पराग नलिका को मार्गदर्शन देने का काम करती हैं। क्या करती हैं? पराग नलिका को मार्गदर्शन देने का काम करती हैं। याद रखिएगा इस बात को। अब अगले क्रम में हम प्रश्न संख्या 19 को देखें तो बीज का जो बाहरी आवरण कहलाता है, बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? आपका टेस्टा कहलाता है। बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? टेस्टा कहलाता है। अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 20 को देखें तो प्रश्न संख्या 20 आपका है कि निषेचन के बाद न्यूसेलस का अवशेष क्या कहलाता है? तो ये आपका कहता है क्या कहलाता है? पेरीस्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरीस्पर्म कहलाता है। न्यूसेलस का अवशेष जो है पेरीस्पर्म कहलाता है। तो इस तरह से आपके 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। जिस भी सेक्टर में आपको दिक्कत आ रही होगी आप निश्चित तौर पर कमेंट में करके हमें बताइएगा। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।